अब आइए शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, पहला प्रश्न आपसे यही है कि अब इनका तो क्लियर हो गया है सर, इनका स्टैंड क्लियर है और ये कह रहे हैं कि जो फैसला इस देश में सामूहिक रूप से तमाम सबसे बड़े नेता, मतलब आप देख लीजिए कि एक एक करके जो जो उस फैसले में शामिल था उनका नाम लिया जाए तो ये सारे ऐसे नेता थे जिनके फैसले के बाद ये तय हुआ कि 2 ही पैराग्राफ गाना है। तो ये कह रहे हैं तो ये बदलाव काहे किए आप? बिल्कुल नहीं है, वो कह रहे हैं गलत है। ये आपने कहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल चेहरे पर से नकाब हट गया कांग्रेस का। 1937 में ये जिद थी मुस्लिम लीग की कि पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे। आज जिद है कांग्रेस की 89 साल के बाद कि हम नहीं गाएंगे। और देखिए अंजना जी, कभी कभी कहते हैं ना किसी की जिह्वा पे सरस्वती आ जाती है, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अब ये कांग्रेस माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस हो गई। और आप देखिए पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ है, खुद कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं मैं दिमागी नक्सल हूं, यानी माओवाद स्टैम्प। और अब खुद कांग्रेस के नेता यह कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग की जिद थी वो मुझे करनी है। यानी अब आप उन्होंने साबित कर दिया कि कांग्रेस आधुनिक मुस्लिम लीग है और वो माओवादी भी है और मुस्लिम लीगी भी है। और ये मूल रूप से क्यों नहीं हो रहा, मैं उसका भी कारण बताना चाहता हूं, फिर हिस्टोरिकल विषय बाद में बताऊंगा। क्योंकि आज स्वतंत्र भारत में मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस गठबंधन में, इसलिए केरल में नहीं गाया गया। भारत के इतिहास में पहली बार 5 मंत्री अगर मुस्लिम लीग के हैं तो आज हैं। और ये वही मुस्लिम लीग है जिसने देश का विभाजन कराया था। और अगर कोई कहता है ये वो मुस्लिम लीग नहीं है जिससे आज कांग्रेस का गठबंधन है, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। क्योंकि इस मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के संस्थापक जो मार्च 1949 में बनी, मोहम्मद इस्माइल और पीके पोकर साहब बहादुर, जिन्ना की मुस्लिम लीग के आजादी से पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे। अगर जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था तो इनको कायदे मिल्लत। अगर यह मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग नहीं है तो यह कांग्रेस वो कांग्रेस भी नहीं है जो गांधी जी की कांग्रेस थी। ये तो 1978 में कांग्रेस आई के रूप में रजिस्टर हुई थी। अब हम उसकी बात करते हैं। ये 1937 में जो ये कहते हैं कि प्रस्ताव पारित किया था, तो पहली बात संविधान सम्मत संसद का कानून छोटा और पार्टी की कार्य समिति का प्रस्ताव बड़ा, यानी पार्टी देश से ऊपर। तो पहले भी कह चुके हैं इंडिया इज इंदिरा, मतलब हम ही जहां से हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो यह अहंकार को दर्शाता है। दूसरा, पर 37 में वो कौन कौन से नेता थे? आप तो इस इतिहास जानते हैं, उनका नाम भी तो बता। बहुत अच्छा। 37 में आप उनके फैसले को नकारना चाहते हैं? सबको साथ अब बता रहा हूं। ये भी कांग्रेस की अहंकारता की पराकाष्ठा है। नेहरू ने, गांधी जी ने, पटेल सब उसमें शामिल थे। सुभाष बोस जी का उस पर कुछ मतभेद था। और जो लेकिन वो भी थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी थे। मैं जो कांग्रेस झूठ बोलती है, क्या राजेंद्र बाबू इस पे सहमत थे? नहीं। पुरुषोत्तम नाथ टंडन सहमत थे? नहीं। के.एम. मुंशी सहमत थे? नहीं। तमाम बड़े नेता सहमत, चलो मान लिया। उन सब ने कहा कि हम सबको, समाज को साथ में लेने के लिए काट देंगे वंदे मातरम। और क्या हुआ? 10 साल में देश कट गया। यानी इनकी मूर्खता की पराकाष्ठा देखिए, जो गांधी नेहरू नहीं कर पाए कि हम काट के सबको साथ में ले लेंगे, वहां राहुल गांधी कहता हम कर लेंगे। मतलब इससे ज्यादा अजीबो गरीब हास्यास्पद तर्क। इसका मतलब वो अपने को गांधी से ऊपर मान रहे हैं, नेहरू से ऊपर मान रहे हैं कि गांधी नेहरू तो वंदे मातरम काट के देश को कटने से नहीं बचा पाए, मगर मैं बचा लूंगा। वास्तविकता में यह है कि आज यह कांग्रेस और किसी कारण से नहीं कर रही है, सिर्फ गांधी परिवार की अपनी सीट बचाए रखने के। क्योंकि आज गांधी परिवार की स्थिति यह है कि राहुल जी और सोनिया जी अगर समाजवादी पार्टी समर्थन न करे तो रायबरेली अमेठी नहीं जीत सकते। पिछले 25 सालों से सपा उनका समर्थन करती है, अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करती है। और वायनाड जाके अगर मुस्लिम लीग का समर्थन ना हो तो ये वायनाड नहीं जीत सकते। राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन पे जीते थे, प्रियंका जी मुस्लिम लीग के समर्थन पे जीत रही है। इसलिए, और मैं एक फैक्ट और कह दूं जो लोगों को जरूर पता होना चाहिए, यह 28 से 30 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति में प्रस्ताव पारित हुआ। मगर लोगों को याद होना चाहिए कांग्रेस उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत फरवरी 1937 में राज्यों में अपनी सरकार ब्रिटिश सरकार के अधीन बना चुकी थी। और मैं पूछना चाहता हूं कि तब ब्रिटिश सरकार के अधीन राज्य में आज तो संविधान की शपथ लेते, तब किसकी शपथ ली थी? क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी, ब्रिटिश क्राउन के प्रति। और गवर्नर जो थे ब्रिटिश, उन्होंने शपथ दिलाई थी। यानी ब्रिटिश काल में ब्रिटिश क्राउन की सत्ता लेने के बाद, मुस्लिम लीग के आगे सरेंडर करने के बाद जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो 21वीं सदी में संसद आज पर तो आइए सुधांशु जी, शर्मिला टैगोर जैसे लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ धन के लोगों को ये सही ना लगे। तो ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, हैसियत हो तो कोई बोल के दिखाए।
तमिलनाडु का जो सॉन्ग है वो क्या कहता है? तमिल थाई वज्रथु, तमिल माता को प्रणाम। किसने कहा विरोध? बताइए। तेलंगाना का जो है वो जो स्टेट सॉन्ग है वो क्या बोलता है? पूछो भाई। कर्नाटक में तुम्हारी सरकार है, तीनों जगह बोल रहा हूं। कर्नाटक में क्या वो कहता है? वो वेद की भी बात कर रहा है, राम की भी बात कर रहा है, कृष्ण की भी बात कर रहा है। बोलो तमिल के बारे में, तमिल माता को प्रणाम नहीं करेंगे। ये है राजनीति। ठीक है, यहीं से आप जवाब की शुरुआत कीजिए। और भारत में रहते हुए यह आजादी आपको कौन देता है कि आप इस देश के उस कानून का पालन ना करें जो देश में संसद से पास हुआ है? आप बाध्य नहीं है। जिन्होंने कर रखी थी अंग्रेजों से साठ गांठ, वही पढ़ा रहे हैं आज हमको वंदे मातरम का पाठ। वंदे मातरम की आन बान शान में हमने अपने प्राणों को आहूत किया। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं तुम्हारे खानदान में। मैं तो बात कुछ और करना चाहता था, पर सुधांशु त्रिवेदी जी ने मुस्लिम लीग का पाठ पढ़ाना प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री जी, आप 150 वर्ष वंदे मातरम के मना रहे हैं। किस सन से? 1875। 1875 में बंकिम चंद्र जी ने कौन सा वंदे मातरम लिखा था? सिर्फ 2 छंद। यह रिपोर्ट बताती है कि इतिहासकार की पुस्तक में प्रमाण सहित प्रकाशित किया कि सिर्फ 2 छंद छापे थे उन्होंने। बाद में जब आनंद मठ प्रकाशित हुआ तब उसका विस्तार कविता का किया, तो 150 वर्ष उन 2 छंदों के। आपने रविन्द्रनाथ टैगोर पर आरोप लगा दिया कि टुकड़े कर दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस पत्र के माध्यम से पंडित नेहरू को, क्योंकि एक कमेटी बनाई थी और उन्हें उसका प्रधान बनाया था, तो वो लिखते हैं कि मैं ये स्वतंत्र रूप से स्वीकार करता हूं कि बंकिम के पूरे वंदे मातरम गीत को उसके संदर्भ सहित पढ़ने, उसकी ऐसी व्याख्या की जा सकती है जिससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हो। ये कौन कह रहा है? ये रविन्द्रनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं। लेकिन इससे निकला हुआ एक राष्ट्रगीत जो स्वतः ही केवल मूल कविता के 2 पदों तक सीमित है, प्रचलित हो गया है। हम बार पूरी कविता को याद दिलाने के लिए बाध्य नहीं करता। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, ये 2 पंक्तियां हमें, 2 छंद हमें पढ़ने चाहिए वंदे मातरम के। आपने जिस कांग्रेस कार्य समिति का जिक्र किया, आपने 1937 का जिक्र किया, वो क्या लिखती है अपने प्रस्ताव में? वो लिखती है कि 1906 से हम वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे हैं। और वो कहती कि रसूल साहब की अध्यक्षता में 1906 में जब बंगाल में हमारा अधिवेशन हो रहा था, तब बर्बरता पूर्वक बरतानिया हुकूमत के लोगों ने लाठी मारी, उनके सीने पर लगे वंदे मातरम के बैच निकाल करके फेंक दिए, बेहोश होने तक कार्यकर्ताओं को मारा। प्रधानमंत्री जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, भी विद्वान प्रवक्ता मुस्लिम लीग की बात कर रहे थे। अरे पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ने वाले फजलुल हक के साथ किसने सरकार बनाई? भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। 23 मार्च 1940 को फजलुल हक ने प्रस्ताव पढ़ा। दिसंबर 1941 में बंगाल में उस फजलुल हक के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई। क्या प्रस्ताव दिया था मुस्लिम लीग ने? मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव दिया था कि वंदे मातरम नहीं गाया जाए। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर ने सरकार बनाई। सिंध प्रांत में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में उसी मुस्लिम लीग के साथ सावरकर ने सरकार बनाई। और उस मुस्लिम लीग ने सिंध प्रांत में प्रस्ताव पढ़ा, प्रधानमंत्री जी, कि पृथक पाकिस्तान होगा, तब भी वो सरकार में शामिल रहे। यह प्रस्ताव कहां पढ़ा गया? यह मिंटो पार्क में पढ़ा गया, जिसको बाद में नाम इन्होंने मीनार पाकिस्तान कहा। यह अटल बिहारी वाजपेयी उस मीनार पाकिस्तान पर गए। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्यों जाते हैं ऐसे स्थान पर जहां बंटवारे की बुनियाद रखी गई, उन्होंने कहा, मैं हिंदुस्तान के पत्रकारों की चिंता नहीं करता। आप विभाजन विभीषिका दिवस मनाते प्रधानमंत्री जी, और चुपचाप इमरान खान को प्रेम पत्र लिखते हैं कि ये विभाजन के दिवस की पूरे पाकिस्तान को 23 मार्च 40 की शुभकामनाएं। एक बार नहीं, 2-2 बार प्रधानमंत्री जी आप पत्र लिखते हैं। इतना ही नहीं, क्या षड्यंत्र कर रहे थे? देश के लोगों को क्यों जरूरी था इस पर संज्ञान लेना कांग्रेस पार्टी का? क्योंकि बरतानिया हुकूमत के अधिकारी लगे थे कि हिंदू मुस्लिम में विभेद पैदा करके इस आजादी के आंदोलन को कमजोर कर दो। यह प्रमाण लेकर आया हूं। यह पूरी की पूरी 400 पन्नों की पुस्तक है। क्या कर रहे थे आपके नेता जानते हैं आप? आज जितनी हिंदू रियासतें थी, सावरकर एक के बाद एक उनसे संपर्क कर रहे थे। वो त्रावणकोर की रियासत हो, वो बड़ौदा की रियासत हो, और दूसरी तरफ जिन्ना। पहुंचिए तो अभय जी, एक मिनट आखिरी बात 26 पर तो आइए। आप कहते हैं बीजेपी वाले पीछे ले जाते हैं, आज आप वही कर रहे हैं। एक मिनट, अरे भाई कानून क्यों नहीं मानिएगा? नहीं, उनकी आपने आखिरी बात कानून क्यों नहीं? आखिरी बात बोल लीजिए। देखिए, ये प्रमाण मेरे पास हैं। जो काम मुस्लिम लीग कर रही थी वही हिंदू महासभा कर रहे थे, वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वही सावरकर कर रहे थे। इस देश को खंड खंड कर देना चाहते हैं और आज भी यही कर रहे हैं। क्या गलत कहा हमने? बताइए।
हम इस बात के खिलाफ विरोधी नहीं है कि वंदे मातरम पूरा ना पढ़ा जाए, पढ़िए ना, कौन इनकार करता है। लेकिन यह बात अगर सिख समुदाय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, मेरे पास उसका प्रमाण पड़ा, ये देखिए, सिख समुदाय ने कहा कि एक ओंकार हमारा मूल नारा है, एक ओंकार, हम नहीं पढ़ सकते। वो इनकार करते हैं कि इसमें अगर मां दुर्गा की स्तुति है तो हम एकेश्वरवादी हैं, हमारा धर्म इस बात की अनुमति नहीं देता। प्रधानमंत्री जी, क्या मुझे कोई मुस्लिम धर्म का आचरण करने के लिए बाध्य कर सकता है? नहीं कर सकता। तो मैं मुस्लिम धर्म के अनुयायियों को कैसे कहूं कि देवी की स्तुति कर लो आप? हाँ, वंदे मातरम, मां भारत मां की स्तुति करने से इनकार नहीं है, इसलिए तो वो 2 छंद हमने रखे हैं। तो आप ये वैमनस्य का बीज इसलिए बो रहे हैं क्योंकि आपने पैलेट गन चलाई, राम मंदिर का चंदा चुराया प्रधानमंत्री जी, इसलिए देश की आंखों पर पर्दा डालना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए। वंदे मातरम का उद्घोष एक बार आपकी जुबान पर 47 के पहले होता तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाते, भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर, अंग्रेजों के मुखबिर नहीं कहलाते। सरकार में होते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के 10 बिंदु के प्रस्ताव बरतानिया हुकूमत के गवर्नर को दिया। यह समूचे देश को मालूम है। प्रधानमंत्री जी, आंखों में धूल मत झोंकिए, इस देश की बुनियादी समस्याओं पर ध्यान दीजिए। इस देश में 1 लाख स्कूल आपकी सत्ता की सरपरस्ती में 10 साल में बंद हो गए प्रधानमंत्री जी। 47% रिटेंशन रेट स्कूलों। ठीक है बाबा जी, चल मुझे पता था 26 पे आप नहीं बोलिएगा, 26 पे नहीं बोलिएगा, लेकिन अब बोलिए। सुनिए, आपने कहा 1906 में वंदे मातरम गाया गया, सही है, 1906 में अधिवेशन में ये रहा प्रस्ताव। कांग्रेस को अपना इतिहास नहीं पता। अरे साहब, अधिवेशन की जिसकी आपने बात की, जो 1937 के प्रस्ताव बोल ले फिर बीच में, 1937 के प्रस्ताव की जिसका आपने उल्लेख किया, बारी बारी से। अरे आप तो ऐसे नहीं थे अभय जी। हाँ,